नमस्कार। आज हम जिनकी जिंदगी और काम की गहराइयों में उतर रहे हैं वो है डॉक्टर S.R. रंगनाथन। भारत में उन्हें पुस्तकालय विज्ञान का पितामह कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, नमस्कार। हमारे पास उनकी जीवनी है, उनके अपने लिखे कुछ लेख हैं और विकिपीडिया जैसी जगहों से भी जानकारी है। ये सब मिलकर उनके इस कह सकते हैं असाधारण सफर पर रोशनी डालती हैं। हाँ, कि कैसे एक गणितज्ञ लाइब्रेरी साइंस के इतने बड़े पुरोधा बन गए। वही तो हमारा इरादा यही समझना है कि गणित पढ़ाने वाले एक व्यक्ति ने आखिर कैसे लाइब्रेरीज की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ला दी और उनके आइडियाज ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की लाइब्रेरीज को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, रंगनाथन की कहानी वाकई में बहुत प्रेरणादायक है और ये देखना खासतौर पर दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने लाइब्रेरीज को सिर्फ किताबों के कलेक्शन वाली जगह से आगे बढ़ाकर ज्ञान के ऐसे सेंटर्स में बदला जहां पहुंचना आसान हो, गतिशील बनाया उन्हें। सही कहा। उस दौर में शायद लाइब्रेरी को उतनी अहमियत भी नहीं दी जाती होगी। बिल्कुल नहीं। तो कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। श्याली रामअमृता रंगनाथन 9 अगस्त 1892 को तमिलनाडु के श्याली, जो अब सिरकाजी कहलाता है, वहां जन्मे थे। हाँ, हालांकि कुछ जगह 12 अगस्त पे लिखा मिलता है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी सबसे मशहूर किताब द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में 9 अगस्त ही लिखा है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और मजे की बात ये है कि भारत में नेशनल लाइब्रेरियन डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ, ये भी है। वो एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से थे। पिता रामअमृता अय्यर और माँ सीता लक्ष्मी। बचपन में सुना है सेहत थोड़ी नाजुक रहती थी उनकी। हाँ, लेकिन दिमाग के बहुत तेज थे, पढ़ाई में काफी होशियार थे। जी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने गणित में पहले बीए किया 1913 में, फिर एमए 1916 में और फिर 1917 में टीचिंग लाइसेंस भी ले लिया। तो करियर एकदम गणित की तरफ ही जा रहा था। हाँ बिल्कुल। शुरुआती करियर गणित के लेक्चरर के तौर पर ही था उनका। मैंगलोर, कोयम्बटूर, फिर मद्रास के कॉलेजों में पढ़ाया उन्होंने। गणित के इतिहास पर कुछ रिसर्च पेपर्स भी लिखे थे उस वक्त। अच्छा। और एक बात और पता चलती है कि उन्हें बोलने में थोड़ी हकलाहट थी शुरू में, जिस पर उन्होंने बाद में काफी मेहनत से काबू पाया। हाँ, ये बात भी आती है। और यहीं से देखिए जिंदगी कैसे पलटती है। गणित में सब सही चल रहा था, पर 1923 में मद्रास यूनिवर्सिटी ने पहली बार यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का पद बनाया। पहली बार यूनिवर्सिटी में? हाँ, पहली बार। और करीब 900 लोगों ने अप्लाई किया था उस पोस्ट के लिए। 900? हाँ, और चुना गया रंगनाथन को। और ताज्जुब की बात यह कि उन्हें लाइब्रेरी का कोई पिछला अनुभव था ही नहीं। शायद उनकी जो रिसर्च बैकग्राउंड थी उसको देखकर चुना गया होगा। ये तो बड़ा ही अनपेक्षित मोड़ था। बहुत ज्यादा। और मजे की बात यह कि उन्हें ये काम शुरू में जरा भी पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं? हाँ। अच्छा। लाइब्रेरियन का काम। हाँ, उन्हें ये बहुत नीरस लगा, अकेलापन महसूस हुआ। वो तो वापस गणित पढ़ाने जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की थी कि मुझे वापस भेज दो। कमाल है, जिस फील्ड में इतनी बड़ी क्रांति लानी थी उसी में शुरू में मन नहीं लग रहा था। क्या कोई खास वजह बताई गई है स्रोतों में या बस नीरसता? देखिए, मुख्य रूप से तो यही जिक्र मिलता है कि उन्हें वो माहौल, वो काम बहुत डल लगा। वो एक एक्टिव एकेडमिक माहौल से आए थे, पढ़ाने वाले इंसान थे। तो एसटी ने उन्हें मनाने के लिए कह सकते हैं एक पेशकश की। उन्हें 1924 में लंदन भेजा गया, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में लाइब्रेरी साइंस की फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो ये ट्रिप उनके लिए टर्निंग पॉइंट बनी। बिल्कुल बिल्कुल, ये यात्रा उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। तो लंदन में क्या हुआ ऐसा? वहां उनकी मुलाकात W.C. बर्विक सेयर्स जैसे लाइब्रेरी साइंस के उस वक्त के बड़े दिग्गजों से हुई। वहां उन्होंने डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी DDC और दूसरी जो उस वक्त की क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थी उनको समझा। लेकिन गणित का दिमाग था तो उनको उसमें कुछ लिमिटेशंस नजर आई। लगा कि ये काफी नहीं है, खासकर मुश्किल या नए तरह के विषयों के लिए। और वो मैकेनो सेट वाली कहानी, क्या वो सच है? कहते हैं वहीं से उन्हें अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम का आइडिया आया। हाँ, ये किस्सा काफी मशहूर है, विकिपीडिया पर भी है। कहते हैं कि लंदन में एक खिलौनों की दुकान पर उन्होंने बच्चों को मैकेनो सेट से खेलते देखा। अच्छा, वो जोड़ने वाला खेल? हाँ, वही जिसमें धातु की पट्टियों और पुर्जों से अलग अलग मॉडल बनाते हैं। तो उन्हें देखकर ख्याल आया कि जैसे इन लिमिटेड पुर्जों से अनगिनत अलग अलग मॉडल बन सकते हैं, वैसे ही ज्ञान के कुछ मूल तत्व या पहलू हो सकते हैं जिनको मिलाकर किसी भी विषय का सटीक क्लासिफिकेशन नंबर बनाया जा सके। अरे वाह, क्या कनेक्शन है। हाँ, और बस कहते हैं वहीं से उनके अंदर लाइब्रेरी साइंस को लेकर एक पैशन जागा, एक जुनून पैदा हो गया। फिर जब वो भारत लौटे
तो मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को जैसे उन्होंने अपनी प्रयोगशाला बना लिया। बिल्कुल। अगले 20 साल 1924 से 1944 तक उन्होंने वहां जबरदस्त काम किया। बिल्कुल, बहुत बड़े बदलाव किए। सोचिए, उस जमाने में भारत में ज्यादातर लाइब्रेरीज में किताबें अलमारियों में बंद रहती थीं। पाठक सीधे जाकर शेल्फ पे किताब नहीं उठा सकते थे। हाँ, लाइब्रेरियन से मांगनी पड़ती थी। जी। रंगनाथन ने वहां ओपन एक्सेस सिस्टम शुरू किया। मतलब पाठक खुद जाकर शेल्फ पर किताबें देख सकते थे, चुन सकते थे। ये बहुत बड़ा बदलाव था उस समय के लिए। बिल्कुल, और कैटलॉगिंग को सुधारा, रेफरेंस सर्विस मतलब पाठकों की मदद करने के लिए स्टाफ की व्यवस्था, ये सब शुरू किया। हाँ, और फिर 1931 में उन्होंने वो सिद्धांत दिए जो आज भी मतलब लाइब्रेरी साइंस की आत्मा माने जाते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हाँ, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है। जी। पहला सूत्र, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। बुक्स आर फॉर यूज। सीधी और गहरी बात। दूसरा, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर हिज और हर बुक। यानी कोई पाठक खाली हाथ ना लौटे। तीसरा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। मतलब हर किताब किसी न किसी के काम की है, उसे उस तक पहुंचना चाहिए। चौथा, पाठक का समय बचाएं। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। लाइब्रेरी की व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों का वक्त बर्बाद ना हो। बहुत जरूरी। और पांचवा, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लाइब्रेरी एक जीती जागती बढ़ने वाली चीज है, कोई मुर्दा घर नहीं। ये 5वां सूत्र तो कमाल का है। दिखाता है कि लाइब्रेरी को हमेशा विकसित होते रहना चाहिए। बिल्कुल। और इन सूत्रों ने क्रांतिकारी काम किया। इन्होंने पहली बार लाइब्रेरी का फोकस पूरी तरह से यूजर मतलब पाठक पर ला दिया। इससे पहले जोर कलेक्शन बनाने और उसे सहेज कर रखने पर ज्यादा था। रंगनाथन ने कहा, नहीं, असली मकसद है ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। इन सूत्रों के बाद आया उनका सबसे बड़ा तकनीकी योगदान 1933 में, कोलन क्लासिफिकेशन यानी सीसी, द्विबिंदु वर्गीकरण प्रणाली। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? डीडीसी तो थी ही। देखिए, जैसा मैंने कहा, डीडीसी जैसी प्रणालियां गणना आधारित थीं। मतलब उनमें विषयों की एक तैयार लिस्ट होती थी और उसी में से नंबर देना होता था। रंगनाथन को लगा कि ये खासकर नए या जटिल या भारतीय संदर्भ वाले विषयों के लिए मतलब नाकाफी हैं। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे स्रोत बताते हैं कि मान लीजिए विषय है भारत में हिंदू धर्म पर गांधी जी के विचार। अब इसको डीडीसी में ठीक से कोड करना बहुत मुश्किल था। उसमें शायद बस हिंदू धर्म या गांधी जी का नंबर मिल जाता। अच्छा, हाँ। तो रंगनाथन ने मौजूदा सिस्टम की इस कमी को डीडीसी की बौद्धिक आलस्य कहा था, मतलब इंटेलेक्चुअल लेजीनेस। उन्हें एक ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए था। तो उन्होंने बनाया कोलन क्लासिफिकेशन। ये अलग कैसे था? यहाँ क्या आकर्षक है, सीसी जो है वो पक्षीय वर्गीकरण यानी फैसेटेड क्लासिफिकेशन पर आधारित है। ये वही मैकानोसेट वाला आइडिया था असल में। अच्छा। हाँ, इसमें किसी भी विषय को उसके मूल पक्षों या पहलुओं में तोड़ा जाता है। जैसे कोई मकान ईंट, सीमेंट, रेत से बनता है, वैसे ही कोई विषय भी मूल विचारों से बनता है। तो उन्होंने इसके लिए 5 मौलिक श्रेणियां दी। पर्सनालिटी यानी मुख्य विषय, मैटर यानी पदार्थ या प्रॉपर्टी, एनर्जी यानी क्रिया या समस्या, स्पेस यानी स्थान और टाइम यानी समय। संक्षेप में PMEST। PMEST, पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। बिल्कुल। तो किसी भी विषय का नंबर बनाने के लिए इन पक्षों को, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक खास सिंबल कोलन और दूसरे चिन्हों के साथ एक खास क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, तो ये ज्यादा लचीला हुआ। बहुत ज्यादा। इससे किसी भी नए या बहुत जटिल विषय के लिए भी एकदम सटीक और यूनिक नंबर बनाना संभव हो गया, जो पहले से बनी बनाई लिस्ट वाले सिस्टम में मुमकिन ही नहीं था। समझ गई। ये तो ज्ञान को ऑर्गेनाइज करने का बिल्कुल नया तरीका था। हाँ, और ये पक्षीय वर्गीकरण का सिद्धांत आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ लाइब्रेरी में ही नहीं, बल्कि जैसे हम वेबसाइट पर जानकारी फिल्टर करते हैं ना, अलग अलग कैटेगरीज से, हाँ हाँ, या डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इसी पक्षीय विश्लेषण का ही आइडिया काम करता है। और इसके साथ ही उन्होंने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC भी डेवलप किया, जो कैटलॉग कार्ड बनाने के डिटेल्ड नियम थे। रंगनाथन सिर्फ मतलब सोचने और लिखने वाले प्रोफेसर ही नहीं थे। हाँ, वो संस्थानों को खड़ा करने वाले, अपने आइडियाज के लिए आवाज उठाने वाले व्यक्ति भी थे। बिल्कुल।
और ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग उनकी सोच का एक बहुत अहम हिस्सा था। उन्होंने भारत में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई को एक पहचान दिलाने में, उसे व्यवस्थित करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। कहाँ-कहाँ पढ़ाया उन्होंने? पहले 1945 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU गए, फिर 1947 से 1955 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। यहाँ उन्होंने न सिर्फ सिलेबस बनाया, बल्कि लाइब्रेरियनों की पूरी एक पीढ़ी तैयार की। और संस्थानों की स्थापना? हाँ, कई महत्वपूर्ण संस्थानों से जुड़े रहे या उनकी नींव रखी। 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA के गठन में मदद की। फिर 1962 में बेंगलोर में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना की। DRTC तो आज भी बहुत बड़ा नाम है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में। जी हाँ, रिसर्च का बहुत बड़ा सेंटर है। और इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर INSDOC, जो अब NISCAR का हिस्सा है, उसकी स्थापना में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। और पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए भी उन्होंने काफी काम किया। बहुत ज्यादा। वो पूरे भारत में पब्लिक लाइब्रेरीज के एक मजबूत नेटवर्क के हिमायती थे। मानते थे कि ज्ञान तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है। इसके लिए उन्होंने कई राज्यों के लिए मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करने में मदद की, ताकि लाइब्रेरीज को कानूनी आधार और सरकारी पैसा मिल सके। उनका काम भारत तक ही सीमित नहीं रहा, दुनिया भर में फैला। हाँ, निश्चित रूप से। उनके काम को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली। वो FID यानी इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन जैसी संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। यूनेस्को के सलाहकार के तौर पर उन्होंने कई डेवलपिंग कंट्रीज को अपना लाइब्रेरी सिस्टम बनाने में सलाह दी। और ब्रिटेन की लाइब्रेरी एसोसिएशन ने उन्हें मानद आजीवन उपाध्यक्ष बनाया। ये तो बड़ा सम्मान रहा होगा। हाँ, बहुत बड़ा सम्मान था एक किसी भारतीय के लिए उस समय। वो कुछ साल ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में भी रहे थे, शायद 1955 से 57 तक। हाँ, ऐसा जिक्र मिलता है। शायद उनके बेटे की शादी एक यूरोपीय महिला से हुई थी और इस दौरान उन्होंने यूरोप के लाइब्रेरी जगत से अपने संपर्क और मजबूत किए। और फिर वापस बेंगलोर आ गए। हाँ, ज्यूरिख से लौटकर वो बेंगलोर में बस गए और यहीं उन्होंने DRTC की स्थापना की और उसके ऑनररी डायरेक्टर बने रहे, लगभग अपनी मृत्यु तक। उनके इसी अथक योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1965 में उन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि से सम्मानित किया। ये उपाधि तो बहुत कम लोगों को मिलती है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सम्मान था। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो उनका काम सिर्फ किताबों के वर्गीकरण तक ही नहीं था। वो सूचना को संगठित करने को, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक विज्ञान की तरह देख रहे थे। DRTC में उन्होंने मशीनों से सूचना खोजने, मतलब मैकेनाइज्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पर भी शुरुआती काम करवाया था। अच्छा, उस जमाने में? हाँ, तो एक तरह से वो भविष्य में आने वाले कंप्यूटर और डेटाबेस के युग की नींव रख रहे थे। सोच रहे थे कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्ञान को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने और पहुंचाने में किया जा सकता है। अब जरा उनके व्यक्तिगत जीवन की भी बात कर लेते हैं। इतने महान काम के पीछे का इंसान कैसा था? रंगनाथन बेहद सादा जीवन जीते थे, एकदम अनुशासित और काफी मितव्ययी भी थे, मतलब कम खर्च करने वाले। शाकाहारी थे और गांधी जी के विचारों का उन पर काफी प्रभाव था। और काम के प्रति समर्पण? अरे वो तो अद्भुत था। उन्हें वर्कaholic कहना शायद गलत नहीं होगा। हाँ, सुना है हफ्ते के 7 दिन रोज 13-13 घंटे काम करते थे। बिल्कुल, कहते हैं कभी छुट्टी नहीं ली उन्होंने। वो शादी वाले दिन वाला किस्सा भी बड़ा मशहूर है ना? हाँ, विकिपीडिया में भी है ये। नवंबर 1928 में उनकी दूसरी शादी हुई शारदा जी से। तो किस्सा ये है कि शादी की रस्में पूरी होने के बाद उसी दोपहर वो वापस लाइब्रेरी चले गए काम करने। कमाल है। मतलब काम के प्रति ऐसा जुनून आज के समय में तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, सच में। उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी जी का निधन जल्दी हो गया था। शारदा जी ने फिर जीवन भर उनके काम में उनका साथ दिया। उनका एक बेटा था योगेश्वर। इतने समर्पण का फल भी मिला, उन्हें सम्मान भी बहुत मिला। हाँ, बिल्कुल। भारत सरकार ने 1957 में पद्मश्री दिया। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने 1958 में मार्गरेट मैन साइटेशन जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड दिया, कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन के लिए। दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज ने ऑनररी डॉक्टरेट दी। और उनका निधन कब हुआ? 27 सितंबर 1972 को बेंगलोर में ब्रोंकाइटिस की वजह से, लगभग 80 वर्ष की आयु में। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? डॉक्टर रंगनाथन की कहानी सिर्फ एक लाइब्रेरियन की कहानी नहीं है,
ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विजन से, अपनी मेहनत और अपनी तर्क शक्ति से एक पूरे क्षेत्र को, एक पूरे डिसिप्लिन को नया आकार दे सकता है। सही कहा। उन्होंने लाइब्रेरीज को सिर्फ धूल भरी अलमारियों के कलेक्शन से निकालकर ज्ञान और समुदाय के जीवंत केंद्रों में बदल दिया। हाँ, अगर बिल्कुल संक्षेप में कहें तो डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस को सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक फिलॉसफी दी, एक दर्शन दिया और एक विज्ञान का दर्जा दिलाया। उनके वो 5 सूत्र वो आज भी दुनिया भर में लाइब्रेरियनशिप के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, मूल सिद्धांत हैं। बिल्कुल। और उनकी कोलोन क्लासिफिकेशन प्रणाली। हाँ, ये सच है कि आज कंप्यूटर सिस्टम्स का ज़माना है और सीसी का सीधा इस्तेमाल शायद कम हो गया है, लेकिन उसके पीछे का जो विचार है, पक्षीय विश्लेषण का, फैसेटेड एनालिसिस का, वो आज भी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और नॉलेज मैनेजमेंट में बहुत रेलेवेंट है। उन्होंने लाइब्रेरी को समाज की सेवा करने वाली एक लगातार बढ़ने वाली, विकसित होने वाली संस्था के रूप में देखा, एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। रंगनाथन ने लाइब्रेरी को एक वर्धनशील संस्था कहा, जो हमेशा बढ़ती है, बदलती रहती है। हाँ। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। आज का युग तो डिजिटल है, गूगल है, एआई है, जानकारी का स्वरूप, उसकी पहुंच, सब कुछ तेजी से बदल रहा है। ऐसे में अगर रंगनाथन आज होते तो वो आज की लाइब्रेरी को किस रूप में विकसित होते हुए देखते? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद वो इसे जानकारी के इस महासागर में नेविगेट करने, सही और गलत जानकारी में फर्क करने और ज्ञान को संगठित करके सभी तक, खासकर उन तक जिनके पास डिजिटल पहुंच कम है, पहुंचाने के एक और भी ज्यादा जरूरी माध्यम के रूप में देखते। हो सकता है शायद वो एआई और दूसरी टेक्नोलॉजीज को लाइब्रेरी के सिद्धांतों के साथ जोड़ने के नए तरीके सोचते। हाँ, तो ये एक सोचने के लिए नुक्ता है कि रंगनाथन के सिद्धांत आज के इस बदलते दौर में कितने प्रासंगिक हैं और कैसे उन्हें आगे ले जाया जा सकता है।